जय हिंद के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। और जय हिंद कतई प्रमाण नहीं है मेरे देशभक्त होने का या मेरे राष्ट्रवादी होने का। मैं हज़ार बार जय हिंद कहूं तब भी ये साबित नहीं होता है कि मैं एक देशभक्त हूं या मैं एक राष्ट्रवादी हूं। आपके या मेरे हज़ार बार कहने से ये कतई ही साबित नहीं होगा कि आप देशभक्त हैं या मैं देशभक्त हूं। और अगर मैं एक बार भी ना कहूं तब भी ये साबित नहीं होता है कि मैं देशभक्त नहीं हूं। देशभक्ति दिल से होती है, जुबान से नहीं होती। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप अपने घर में 24 घंटे कहते हुए नहीं घूमते कि माता पिता मैं आपसे प्यार करता हूं, या आप अपनी पत्नी से 24 घंटे नहीं कहते कि मैं आपसे प्यार करता हूं। आप अपने भाई बहनों से नहीं कहते कि मैं आपसे प्यार करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आप नहीं कहते तो आप उनका सम्मान नहीं करते या आप उनसे प्रेम नहीं करते। आप बेशक उनसे प्रेम करते हैं और इसका प्रमाण, इसका सबूत आपको देने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे आकर इसका सर्टिफिकेट नहीं मांग सकता क्योंकि ये आपके दिल से है, आप दिल से प्यार करते हैं। ठीक वैसे ही राष्ट्रवाद है। आप जबरदस्ती किसी पर राष्ट्रवाद थोप नहीं सकते। मैं दिन में 50 बार भारत माता की जय कहूं और बड़े बड़े नारे लगाऊं और देश के साथ गद्दारी करूं जैसा कि देवेंद्र सिंह ने की, तब मैं एक देशद्रोही हूं। मेरे मात्र जय हिंद कह देने से मैं राष्ट्रवादी नहीं हो जाता। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है काफ़ी पुराना, लेकिन उस दोस्ती में हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी दरार आ गई है। एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ऐसी ही गांठ कुछ हमारी दोस्ती के रिश्ते में भी आ गई है। और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न है राजनीति। दरअसल मेरा जो दोस्त है वो हरियाणा से है और उसको मौजूदा सरकार की सभी नीतियां बहुत पसंद है। मौजूदा सरकार जो भी कहती है, जो भी बात करती है, जो भी फैसले लेती है, उसको सभी बहुत पसंद आते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। उसका ये कहना है कि हरियाणा में जितनी भी जॉब अभी हाल फिलहाल में मिलती हैं वो निष्पक्ष है, उसमें किसी तरह की रिश्वत नहीं चलती, किसी तरह का रिकमेंडेशन यानी किसी भी तरह की सिफारिश नहीं चलती। और इसी के साथ वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से थोड़ी ईर्ष्या भी करता है। यानी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंसान का जब भी कोई नाम आता है, उनके त्योहार से जुड़ी कोई बात आती है, उनको लेकर कोई बात आती है, तो उसके चेहरे पर साफ एक ईर्ष्या का भाव नज़र आता है। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद वो सऊदी अरब में जॉब कर रहा है। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसको राष्ट्रवाद कहूँ या देशद्रोह। अगर आप में से किसी को ये समझ आता है कि ये वाकई में राष्ट्रवाद है या इसको देशद्रोह कहना चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि एक तरफ आप ऐसी बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह के फैसले लेके आप अपने देश को छोड़ के चले जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है या देशद्रोह की श्रेणी में आता है। मेरी नज़र में हर वो व्यक्ति राष्ट्रवादी है जो अपने देश में रहकर अपनी सेवाएं अपने देश को दे रहा है। एक टीचर है, वो अपने देश में रहकर अपने देश के बच्चों को पढ़ाता है, अपना ज्ञान अपने देश में खर्च करता है। एक IAS ऑफिसर है, वो अपनी सेवाएं अपने देश में देता है। एक बिजनेसमैन है, वो अपने ही लोगों को, अपने देश के लोगों को रोजगार देता है। और ऐसे तमाम प्रोफेशन, ऐसे तमाम संस्थान जो देश में रहकर देश के लोगों के लिए कार्य करते हैं, सब देशभक्त हैं। आप देशभक्त हैं, मैं देशभक्त हूँ क्योंकि मैं इस देश में रह रहा हूँ, मैं इस देश की सेवा करता हूँ, मैं इसी देश का खाता हूँ और इसी देश के लिए जीता हूँ। देशभक्त वो नहीं है जिसने इस देश का खाया, जिसने इस देश की शिक्षा ली और जाकर बाहर नौकरी करने लगा या जाकर बाहर सेटल हो गया। यानी आपने पढ़ा यहाँ लेकिन आप साइंटिस्ट बने हैं नासा में, आपने इंजीनियरिंग की यहाँ लेकिन आप अपनी इंजीनियरिंग का लोहा मनवा रहे हैं अमेरिका में, आप डॉक्टर बने यहाँ लेकिन आप अपनी डॉक्टरी दिखा रहे हैं फ्रांस में। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ऐसे लोग, ये लोग देशभक्त नहीं हैं क्योंकि इन्होंने देश का खाया तो सही लेकिन देश को दिया नहीं, उल्टा लूट कर बाहर चले गए। लेकिन अगर हम एक दूसरे पर यह सवाल खड़ा करते हैं कि आप देशभक्त हैं क्योंकि आपने जय हिंद कहा या आप भारत माता की जय दिन में 5 बार कहते हैं और मैं भारत माता की जय नहीं कहता हूं और आपने कह दिया कि मैं देशभक्त नहीं हूं, तो ये सरासर गलत हैं।
आप मेरी देशभक्ति का प्रमाण इस बात से कतई नहीं ले सकते कि दिन में मैंने कितनी बार भारत माता की जय कहा या जय हिंद कहा। मैं दिल में हमेशा अपने देश के लिए इज्जत लेके चलता हूं। मैं अपनी सेवाएं अपने देश को देता हूं। यही मेरा राष्ट्रवाद है और यही हर उस व्यक्ति का राष्ट्रवाद है जो इस देश में रह रहा है। और दूसरा एक घिनौना रूप और राष्ट्रवाद का देखने को मिल रहा है आजकल, वो है जब हमें अपने नुकसान में भी विकास नजर आता है। जब हमारे संस्थान बिकते हैं तब भी उनमें हमें विकास नजर आता है। आजादी की लड़ाई के वक्त सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज के नेता कहते हैं तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बेच दूंगा। वोट बेच दूंगा, अपनी पार्टी बेच दूंगा, अपना ज़मीर बेच दूंगा, आपकी उम्मीदें बेच दूंगा, आपने जिस भरोसे से मुझे वोट दिया था वो भरोसा बेच दूंगा और देखते ही देखते पूरा देश बेच दूंगा मैं। और अगर इससे भी काम ना चला तो जो संस्थान है LIC, इंडियन ऑयल, रेलवेज, BSNL, वो सभी बेच दूंगा मैं। लेकिन इस बिकने में भी जब हमें राष्ट्रवाद नजर आता है, विकास नजर आता है, तब ये बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है। क्या कभी आपने सोचा है किसी भी देश का विकास उसके संस्थान, उसकी धरोहर को बेचकर किया जा सकता है? क्या आपको लगता है ऐसा कि आपके संस्थान बिक जाए, आपकी धरोहर बिक जाए और आप कहेंगे कि हाँ विकास हुआ है? क्या अगर आपके घर में ये नौबत आ जाए कि आपका घर का सामान बिकने लग जाए, तब आप कहेंगे कि आप विकास हो रहा है? तब खुद आप, आपके पड़ोसी, आपके प्रियजन सबसे पहले आप पर उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि तेरा बुरा समय चल रहा है, तेरे पतन का समय शुरू हो चुका है। और वाकई में ही जब घर का सामान बिकने लग जाता है तब आपके पतन का समय शुरू हो चुका होता है। तब मान लिया जाता है कि आप विकास की राह पर नहीं है, आप पतन की राह पर हैं। और वही देश में हो रहा है। आप इसको राष्ट्रवाद की दृष्टि से नहीं देख सकते। एक तरफ आप कहते हैं कि 60 सालों में कुछ नहीं हुआ, दूसरी तरफ आप उन्हीं 60 सालों की गाड़ी कमाई से जो संस्थान बने थे उनको बेचते जा रहे हैं। ये कैसी दोहरी राष्ट्रभक्ति है? और अगर आपको लगता है कि वाकई में ये ही राष्ट्रभक्ति है तो इसकी शुरुआत सबसे पहले आपको अपने घर के सामान से करनी चाहिए। और जब आप अपने घर के सामान से इसकी शुरुआत करें और उसके बाद भी आपको लगे कि हाँ आपके घर का विकास हो रहा है, आपके देश का विकास हो रहा है, आप विकास की राह पर हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी आऊँगा और साथ में नारे लगाऊंगा। और हाल फिलहाल में एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका थी कि भारत का नाम सभी भाषाओं में भारत कर दिया जाए, यानी उसको इंडिया या किसी हिंदुस्तान के, यानी उसको इंडिया या हिंदुस्तान के नाम से ना जाना जाए, केवल भारत के नाम से जाना जाए। तो आप जानते हैं कि इस नामकरण की शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर नाम बदलने से विकास होता तो हमने योगी का नाम कब का बदलकर विन डीजल कर दिया होता। इसके चलते कम से कम हमको हॉलीवुड में एंट्री तो मिल जाती। अगर नाम बदलने से ही विकास होता तो मैं कब का अपना नाम बदलकर रजनीकांत कर लेता। शायद उससे मैं और अधिक फेमस हो जाता, शायद और अधिक पैसा मेरे पास होता। और अगर ऐसा ही है, नाम बदलने से विकास होता है, तो जल्दी कीजिए, अपने बच्चे का नाम किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पर रख दीजिए। शायद उससे विकास हो जाए और देश की गरीबी खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए। जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया तब आपको पता है उसका नाम बदलने में, सभी दस्तावेजों को चेंज करने में जो खर्चा आया वो 1100 करोड़ रुपए था। सोचिए, एक शहर का नाम बदलने में जो खर्चा आया वो 1100 करोड़ रुपए था। और यहाँ पूरे भारत की बात हो रही है, जहाँ हर सरकारी दस्तावेज पर, हर आधार कार्ड पर, हर राशन कार्ड पर, हर पैन कार्ड पर, हर वोटर आईडी पर, हर पासपोर्ट पर, हर सरकारी दस्तावेज पर, यहाँ तक कि आपकी मार्कशीट पर इंडिया लिखा हुआ है। ऐसे में अगर आप सभी दस्तावेजों को, सभी कागजों को बदलने जाएंगे तो सोचिए कितना खर्चा होगा।
इतना खर्चा होगा कि इतने खर्चे में कुछ शहर और कुछ गांव ऐसे ही विकसित हो जाएंगे। उसके लिए आपको नाम बदलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपके पास काम बाण नहीं, नाम बाण है। जब आप अपने काम चोरी को, अपने निकम्मेपन को जब आप छिपाना चाहते हैं, तब आप नाम लेके आते हैं और उस नाम के गोल गोल चक्कर में जनता को गुमराह करके रखते हैं और आपको लगता है कि विकास हो रहा है। विकास ऐसे नहीं होता। आप भी जानते हैं कि आपको नौकरी चाहिए, नौकरी से विकास होगा, अच्छी सड़कों से विकास होगा, बेहतर संस्थान से विकास होगा, शिक्षा से विकास होगा। कम से कम अपनी नहीं तो अपने आगे आने वाली जनरेशन के बारे में सोचिए। क्या कहेगी वो जनरेशन कि जब मेरा देश गर्त में जा रहा था, जब मेरे देश के सारे संस्थान बिक रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? आप मुख्य दर्शक बनकर खड़े थे। तो ऐसा ना हो कि आपके आगे आने वाला भविष्य आपको कोसे और आपसे ही उल्टा क्वेश्चन करे। जरूरी है कि आप सरकार से क्वेश्चन करें जब सरकार सही नहीं करती है। यह आपका घर है, आपका देश है, आप ही की चुनी हुई सरकार है, भगवान की भेजी हुई सरकार नहीं है, आप ही ने चुना है। आपका हक बनता है सवाल पूछना। जब आप वोट देते हैं तब आप हक लेते हैं सवाल पूछने का। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ है भी नहीं। आगे क्या आपके हाथ में कोई संस्थान है? पुलिस आपके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है? नहीं, केवल सवाल पूछना, जिसको आपने वोट दिया है वो आपके हाथ में है। अगर वो भी आप नहीं पूछेंगे तो सोचिए आपका अस्तित्व क्या बचेगा।